प्रिय छात्र और छात्राओं, बीए तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कक्षा के प्रथम पेपर की कक्षाएं हम ले रहे हैं। महादेवी वर्मा तक हम बात कर चुके हैं। आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर पर हम चर्चा करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के बाद के कवि हैं और इनका जो रचना काल है, इनका जो पहला काव्य ग्रंथ है वो 1935 के आसपास आता है, रेणुका नाम का। और इनका जो अंतिम हम कविता की बात कहें या हम बात करते हैं, रेणुका इनका पहला काव्य ग्रंथ है। उसके बाद हुंकार भी आता है। कई ग्रंथ है जिन पर हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन जो इनका रचना काल है हम इस पर बात करें, हम 1960 के आसपास तक मान लेते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, संस्कृति के 4 अध्याय, जो 1956 में आती है। उसके पश्चात उनकी बहुत सारी आलोचना की किताबें भी, जैसे मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैत्री शरण गुप्त पर एक आलोचनात्मक पुस्तिका, और शुद्ध कविता की खोज पर एक कविता किताब 1966 के आसपास आती है। तो इनका जो रचना काल है 1935 से 1966 के आसपास तक का हम मानते हैं। किसी भी रचनाकार के समय की जब हम बात करते हैं तो उस समय की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुकूल रचनाकार दिखता है या उनके उस समय के दौर को उसके रचनाओं में देखा जा सकता है। अब हम दिनकर की बात करते हैं। दिनकर छायावाद के बाद के कवि हैं। कुल इनकी 50 के करीब कृतियां प्रकाशित हुई हैं, 50 किताबें, जिसमें आलोचनात्मक किताबें भी हैं, कविता की किताबें भी हैं और संस्कृति के 4 अध्याय जैसी महत्वपूर्ण किताबें भी हैं। दिनकर के बारे में अगर हम कहा जाए, क्योंकि मैं बार बार आपसे जो मैंने बात कही कि संस्कृति के 4 अध्याय जैसी महत्वपूर्ण, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी, क्योंकि कई बार छात्रों की जिज्ञासा होती है, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब ऑफलाइन होता तो आप लोग खुद ही प्रश्न करते। तो कई बार संस्कृति के 4 अध्याय की बार बार मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि ये संस्कृति के 4 अध्याय एक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और इनके सारे कवि कर्म को हम एक तरफ रख दें तो संस्कृति के 4 अध्याय जो बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में है कि भारतीय संस्कृति को पूरे के पूरे 4 अध्यायों में उन्होंने जो बांट कर देखा है, एक सांस्कृतिक इतिहास की एक धरोहर के रूप में इस किताब की एक पहचान है। अब हम इनकी बात करते हैं। ये छायावाद के बिल्कुल बाद के कवि हैं। छायावाद उत्तर कविता की बात करते हैं तो एक तरफ बच्चन हैं, जिनका मधुशाला बहुत प्रचलित हो चला था। बच्चन मूलतः व्यक्तिवादी कवि रहे हैं। और अगर हम इनकी बात करते हैं, बच्चन जैसे एकांत व्यक्तिवादी कवि के रूप में एक अपनी पहचान बनाते हैं, और दिनकर जो मूल रूप से हैं वो सामाजिक चेतना के कवि हैं। और दिनकर का जो काव्य है, मतलब दिनकर के काव्य को देखा जाए तो बिल्कुल छायावाद के प्रतिलोम के रूप में उभर कर आता है इनका काव्य। और इसमें मतलब कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हिंदी काव्य जगत पर जो छायावादी एक कुहासा जैसी चीज़ थी, या छायावादी एक बारीकी, एक नाजुक मिजाजी, उसके ऊपर जो आते हैं दिनकर की जो कविता है, दिनकर की बड़ा मतलब कविता बिल्कुल प्रवाहमयी और ओजस्विनी कविता का जो रचनाएं हैं वो बहुत विशिष्ट हैं। और दिनकर छायावाद उत्तर कवि है। वो खुद ही कहते हैं कि छायावाद की ठीक ठीक पीठ पर आए हैं। छायावाद की उपलब्धियां, आप कहने का आशय है कि छायावाद के अगर ठीक बाद में आए तो छायावाद की जो उपलब्धियां हैं या छायावाद की जो भाषा है, छायावाद का जो प्रभाव है, वो इन्हें एक विरासत के रूप में मिला। और जो इनके दिनकर के आने का समय है वो कहीं ना कहीं छायावाद के एकदम संध्या का समय होता है। अब शुरुआती दौर में दिनकर ने छायावादी रंग की कुछ कविताएं भी, क्योंकि कोई भी रचनाकार जब कविताएं करता है अपने उस दौर की कविताओं से प्रभावित होकर ही कविताएं करता है, तो इनकी शुरुआती कविताएं छायावादी रंग की दिखाई देंगी बहुत सारी। पर जैसे जैसे इन्हें खुद की एक पहचान, एक अपना स्वर उन्हें पता चलता है, और उन्होंने अपनी काव्यानुभूति को ही उन्होंने रचना का, कविता को पूरा का पूरा आधार उन्होंने बना लिया।
उनकी कविता से धीरे धीरे छायावादी प्रभाव मुक्त होने लगा था और उनका मतलब जो उनकी खुद का जो राइटिंग स्टाइल है वो 1935 के आसपास से ही जब हम रेणुका को देखते हैं वो सामने आने लगता है। और दिनकर की एक विशेष जो मैं बात आपसे करना है, दिनकर की हम किताबों पर बात करते हैं। इनकी शुरुआती 3 काव्य संग्रह रहे, पहला रेणुका, दूसरा हुंकार और तीसरा रसवंती। अभी आरंभिक काव्य को देखेंगे तो आत्ममंथन जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं और जिसमें जो दिनकर हैं अपने व्यक्तिपरक चीज़ें दिखाई देती है, सौंदर्य अन्वेषण की भावना जो दिखाई देती है, लेकिन सामाजिक चेतना के प्रति इनका जो परस्पर संघर्ष में जो दिखाई देते हैं, यहाँ वो कहीं ना कहीं एक राह निकालने की चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं। और रेणुका में एक और चीज़ है, अतीत के गौरव के प्रति कवि का बहुत ही सहज आकर्षण दिखाई देता है। और हुंकार में अगर हुंकार को हम देखें तो हुंकार में कवि अतीत के गौरव गान की अपेक्षा वर्तमान दैन्य के प्रति आक्रोश प्रदर्शन की ओर अधिक उन्मुख होने लगता है। रसवंती को अगर हम देखेंगे तो रसवंती की जो सौंदर्य चेतना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काव्यमयी ग्रंथ है। उसके पश्चात बहुत सारे इनके ग्रंथ आते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको दिनकर के विषय में कहना चाहूँगी कि दिनकर चूँकि छायावाद को विरासत के रूप में स्वीकारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो दिनकर हैं, दिनकर छायावाद के साथ साथ द्विवेदी युगीन कविता से भी बहुत से प्रभावित दिखते हैं। और दिनकर ने चूँकि अपनी कविता पर बहुत लिखा है, अपनी कविता की आलोचना बहुत की है, अपनी कविता के विषय में वो बार बार कहते हैं, तो वे स्वयं भी इस बात को मानते हैं। वो कहते उनको अपने आप को वो छायावाद की अपेक्षा द्विवेदी युग की काव्य पद्धतियों का वारिस अपने आप को समझते हैं। और इनके यहाँ पर जो चीज़ आप देखेंगे कि जितने वे छायावाद काल के थे, द्विवेदी युगीन अभिव्यक्ति जो कहीं ना कहीं और भी ओज के रूप में, मतलब और भी ओजमयी होकर जो है इनकी कविता के अंदर आती है। संभवतः जैसे हम बात करते हैं इनकी जो शैली है, जैसे द्विवेदी अभिव्यक्ति की बात में इनके शैली में द्विवेदी युगीन स्पष्टता इनकी स्पष्ट दिखाई देती है। प्रसाद गुण के प्रति इनकी आस्था विशेष दिखाई देती है और अतीत के प्रति आदर प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, जो कि द्विवेदी युग की विशेषता थी। हालांकि जयशंकर प्रसाद ने भी अतीतोद्धार पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन इनके यहाँ पर जो उसके प्रति एक आदर दिखाने की जो भाव है, और बहुत सारे हम बिंदुओं पर बात करें तो जो इनकी कविता है वो द्विवेदी युगीन काव्यधारा का ही आधुनिक, ओजस्वी और प्रगतिशील संस्करण की तरह दिखाई देती है। उनका जो स्वर है पूरी कविता में हर जगह ऐसा हुंकार का स्वर नहीं होता, लेकिन छायावादी कविता की तरह बहुत मासूम और एक गुंजन की तरह कविता उनकी नहीं दिखाई देती। ये एक अलग बात है कि ये सब होते हुए भी छाया दिनकर को प्रगतिवादी कवियों में भी स्थान उस प्रकार से नहीं मिल पाया, तो इनको प्रगतिवादी कवि के तौर में इनको स्थापित नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी इनके यहाँ जो मूल इनका जो कविता का वो है, मूल रूप से ये ओज और तेज के कवि माने गए। इनकी ज़्यादातर कविताओं में वीर योद्धा की तरह की चीज़ें दिखाई देती, अग्नि जैसा ताप दिखाई देगा। दिनकर जो इनके नाम है, सूर्य के का सा प्रखर तेज इनकी कविताओं में भी दिखाई देता है। और भारतीय संस्कृति का प्रभाव इनकी कविताओं पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपसे बात की कि संस्कृति के 4 अध्याय जो इनकी किताब है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इनकी कविताओं में भी भारतीय संस्कृति के प्रति इनका जो अगाध मोह और प्रेम है वो दिखाई देता रहा। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान दिनकर अपनी रचनाएं लिखते रहे, भारत के सांस्कृतिक गौरव का गान करते रहे। भारतीय जनता में नई चेतना इनकी कविताओं के द्वारा दिखाई देती है। बहुत सारी 3 रचनाओं के नाम मैंने शुरू में बात की थी, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और कुआं, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। इनके सभी काव्य ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे जिसमें कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी बहुत प्रसिद्ध हुए। कुरुक्षेत्र में वे भीष्म के चरित्र के माध्यम से संसार में प्रेम, शांति और सहयोग की बात करते हैं।
और आधुनिक विज्ञानवाद और बुद्धिवाद के खोखलेपन पर वे इसमें व्यंग करते हुए दिखाई देंगे। जो इनका उर्वशी प्रबंध काव्य है, पर काव्य नाटक के तौर पे ज़्यादा काव्य नाटक की तरह है, जो काम अध्यात्म के एक संतुलन की बात करता है। परशुराम की प्रतीक्षा जो इनका काव्य है वो 1962 में चीनी आक्रमण से आहत राष्ट्रीय सम्मान की वेदना को इसमें ये व्यक्त करते हैं तथा भारतीय राजनीति की अकर्मण्यता पर भी प्रहार करते हैं। इस काव्य में वे अपनी ओजस्वी वाणी से गांधी की अहिंसा दर्शन पर भी प्रहार करते हैं। मैंने कहा कि ओज के कवि हैं। दिनकर मतलब ओज और तेज के कवि है, पर ऐसा नहीं है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कोई राजनीतिक समीकरण आपको दिखाई देता हो, लेकिन इनकी जो कवि दृष्टि है वे हमेशा मानवतावाद की स्थापना की ओर ज़्यादा बल देते हैं। विश्व शांति या मानवतावाद की चर्चा इनके यहाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं और इसीलिए लोक गायक के रूप में स्थापित होते हैं। अब हम दिनकर की बात करें तो भाषा पर दिनकर का बहुत असाधारण अधिकार है। भाषा का जब हमने बात की तो कहीं ना कहीं द्विवेदी युग और छायावाद जो इनको विरासत में मिला, तो जो भाषा की शक्ति है वो कहीं ना कहीं छायावादी के युग से, छायावादी कविता से इनको विरासत में मिली है। और इनकी कविता का जो प्रवाह है वो बहुत कम कवियों में इतना प्रवाह दिखाई आपको देगा। और इनका मतलब ओजपूर्णता और प्रवाहपूर्णता इनकी कविता की बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात है। और अब हमें इन पर जो अगली चर्चा करेंगे, अब इनकी कविताओं को सामने रखकर इनकी कविताओं पर और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि दिनकर पर बहुत बातें हैं जो हम दूसरी कक्षा में करेंगे। और ये अपने आप में एक विराट व्यक्तित्व के धनी कवि रहे हैं और यहाँ सिर्फ हमें इनकी कविता पर बात करनी है। और कविता में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक कक्षा में समेटना बहुत मुश्किल होगा। आज की कक्षा बस इतनी ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम दिनकर की कविताओं पर और दिनकर की काव्य शैली पर, दिनकर की कविताओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।